नमस्कार, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मेरा नाम रूबिका लियाकत है और इस वक्त भारत 24 पर आप द रूबिका लियाकत शो देख रहे हैं। मैं यहाँ छत्तीसगढ़ के रायपुर में मौजूद हूँ और रायपुर के भी दिल कहे जाने वाले मरीन ड्राइव से आपके लिए 9 बजे का ये कार्यक्रम लेकर हाजिर हूँ। 7 तारीख को यहाँ पर पहले चरण का मतदान होने वाला है। यहाँ किस तरीके की उठापटक चल रही है राजनीतिक तौर पर वो तो आपको बताएंगे, लेकिन आज 9 बजे द रूबिका लियाकत शो की टीम ने आपके लिए क्या खास तैयारी की है उसकी एक बानगी देख लीजिए। आज सबसे पहले हम बात करेंगे हमास और इजराइल के सैनिकों के बीच चल रही उस खतरनाक जंग की, जहां पर अब हमास के एक एक चेहरे की परत खुलती चली जा रही है। इजराइल ने जिन जिन बातों का डर दुनिया को दिखाया था, अब वो डर सच साबित हो रहा है हमास के आतंकियों के केस में। आप डिटेल में ये खबर आपसे कुछ ही देर में देखने वाले हैं और फिर हम बात करेंगे उस विकराल प्रदूषण की जो सिर्फ अब दिल्ली एनसीआर तक सीमित नहीं रह गया है, बल्कि अब ये पूरे भारत में फैल रहा है और कैसे बच्चों और बुजुर्गों को अपनी जद में ले रहा है, जीना मुश्किल कर रहा है। इसकी भी डिटेल रिपोर्ट आपके सामने पेश करूंगी और फिर इंडिया की ग्रोथ स्टोरी आपके सामने पेश करूंगी, रखूंगी वो तथ्य और वो आंकड़े जहां पर कैसे नौकरियों में वृद्धि हो रही है। इस बड़े सवाल का जवाब मिलेगा। क्या वाकई यहां पर कंपनियां इस देश में लग रही है, इस सवाल का जवाब ढूंढने की कोशिश होगी। और क्या आमदनी लोगों की बढ़ी है, ये भी जानेंगे। और फिर ये मेरा हिंदुस्तान है। लेकिन शुरुआत करते हैं सबसे पहले हमास के उस काली करतूत से और उस स्ट्रैटेजी से जो इंसानियत को खत्म करने पर आमदा है। हमास और इजराइल इस वक्त दोनों आमने सामने हैं। हमास ने 7 अक्टूबर की अहले सुबह 6:30 बजे जो इजराइल को जख्म दिए हैं, उसके बाद इजराइल ने ठान ली है चाहे कुछ भी हो जाए, जब तक हमास का खात्मा नहीं होता वो रुकने वाला नहीं है। और इसकी अब एक नई बानगी आपके सामने रखना चाहती हूँ। जो इजराइल की गवर्नमेंट है उसने ये डिसाइड कर लिया है, यानी जो सिक्योरिटी कैबिनेट डिसीजन है उसमें ये फैसला ले लिया गया है कि हमास ने जो कुछ भी किया है उसके बाद इजराइल गाजा पट्टी और गाजा पट्टी में चलने वाली सरकार से हर तरीके का रिश्ता तोड़ रही है। ये भी कहा है कि जो लोग रोजमर्रा अपनी रोजी रोटी के लिए गाजा पट्टी से इजराइल आया करते थे, 2 जून की रोटी और उसकी कमाई के लिए जद्दोजहद करते थे, अब उन सबको भी वहां से जाना होगा। अब किसी तरह का कोई रिश्ता इजराइल और गाजा पट्टी में नहीं रहेगा। यानी हमास ने जो क्रूरता दिखाई और जो नृशंस हत्याएं की है उसका खामियाजा गाजा के मासूम नागरिकों को झेलना पड़ रहा है। और उसकी वजह यही है कि वो उस गढ़ में रहते हैं जो हमास के कब्जे में है। बहुत गौर से इस रिपोर्ट को देखिएगा जहां हम हमास के उन तमाम बड़े लीडर्स का कच्चा चिट्ठा आपके सामने रखेंगे जो खुलेआम टीवी में इंटरव्यू देते हुए कहते हैं कि इजराइल इस देश को खत्म करेंगे हम, जो टीवी पर नस्ल कशी का बार बार ऐलान करते हैं यहूदियों की। और हम उन लोगों को भी आपके सामने रखेंगे जो इन हमास आतंकियों का खून है, यानी वो बेटा जो कहता है कि मेरे पिता के हमास पर यकीन मत करना, क्योंकि वो लोग जो आज की तारीख में हमास का सपोर्ट कर रहे हैं, ये हमास उनको भी निगल जाएगा। देखिए ये खास रिपोर्ट। जंग के 27 दिन, हमास के आखिरी दिन। इजराइल नहीं रुकेगा, गाजा शमशान बनेगा।
घमासान हुआ रण, नेतन्याहू का प्रण। हमास का अंत करीब आ रहा है। युद्ध के 27वें दिन इजरायल ने अपना सबसे खतरनाक हथियार मैदान जंग में उतार दिया है। ये वो हथियार है जो हमास के आतंकवादियों को उनके बिल में भी ढूंढ सकता है। इस हथियार की ताकत इतनी ज्यादा है कि हमास के आतंकवादियों का कोई भी ठिकाना इसकी पहुंच से दूर नहीं। इजरायल ने जंग में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को बतौर हथियार तैनात कर दिया है। इजरायली डिफेंस फोर्स का दावा है कि बीते 26 दिन में हमास के आतंकवादियों के 11,000 ठिकाने तबाह किए गए हैं। यरूशलेम पोस्ट का दावा है कि इजरायली सेना ने हमास की 156 सुरंगों को जमींदोज किया है और जिन 11,000 ठिकानों को तबाह किया गया है उन्हें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से ही ढूंढा गया था। हमास के आतंकियों के खिलाफ जारी जंग में गाजा में अब तक 9,061 लोगों की मौत हुई है, जबकि 23,000 लोग घायल हुए हैं। 7 अक्टूबर की सुबह हमास के आतंकवादियों ने इजरायल में घुसकर जो किया उसे बयान कर पाना मुमकिन नहीं। महिलाओं का रेप किया गया, उनके बच्चों को जिंदा जला दिया गया और घरों से बाहर निकालकर बच्चे, बुजुर्गों और युवाओं को गोली मारी गई। आतंकवादियों ने जो किया उसके किए की सजा आतंकवादियों को दी जा रही है। हमास के आतंकवादियों को ढूंढ ढूंढ कर खत्म किया जा रहा है। सुरंगों में दुबके बैठे आतंकियों के खात्मे में अब तक इजरायल के भी 19 सैनिकों की मौत हुई है। ग्राउंड ऑपरेशन के दौरान आतंकवादियों से सीधी जंग भी जारी है। आतंकवादियों ने जो भी किया उसका खामियाजा गाजा के आम लोगों को भुगतना पड़ रहा है। गाजा पट्टी में रहने वाले जिन लोगों की रोजी रोटी इजरायल के भरोसे चलती थी वो भी बंद हो चुकी है। गाजा और फिलिस्तीन से इजरायल सभी तरह के संबंध खत्म कर चुका है। 7 अक्टूबर से पहले गाजा के 18,500 नागरिक परमिट लेकर इजरायल में काम करने आए थे। अमूमन कैब चलाने और साफ सफाई वाले काम गाजा में रहने वाले लोग करते थे, लेकिन अब किसी को परमिट नहीं दिया जा रहा और 7 अक्टूबर के दिन या उससे पहले से भी गाजा के जो लोग परमिट लेकर इजरायल में काम कर रहे थे उन्हें भी वापस गाजा पट्टी लौटना होगा। इजरायल की सेना गाजा में घुसकर हमास आतंकियों को ढेर कर रही है और हमास से हमदर्दी रखने वालों के खिलाफ इजरायल में भी ऑपरेशन लगातार जारी है। इजरायल में रहकर काम करने वाले गाजा के 4,000 नागरिक अब तक गिरफ्तार किए जा चुके हैं। इन पर इजरायल के अंदरूनी जानकारी हमास के आतंकियों तक पहुंचाने के आरोप हैं। हमास के आतंकवादियों पर लगातार हमले हो रहे हैं। दुनिया के कई देश उन आतंकियों से हमदर्दी दिखा रहे हैं, लेकिन हमास की हकीकत हम आपको दिखा रहे हैं। हमास के आतंकवादियों ने इजरायल में 1400 लोगों की जान ले ली। 242 विदेशी और इजरायली नागरिकों को बंधक बनाकर अपने साथ ले गए और इन आतंकवादियों को अपने किए पर जरा भी पछतावा नहीं है, बल्कि घिनौनी सोच रखने वाले फिर से 7 अक्टूबर जैसा हमला अंजाम देने की बातें कर रहे हैं। ये यहूदियों का, इजरायल का समूल नाश करने की बात कर रहे हैं। इन आतंकवादियों के आका टीवी चैनल्स पर जहर उगल रहे हैं। إسرائيل دولة لا مقام لها على أرضنا. إحنا الدولة لابد أن نزيلها لأنه بالفعل هي تعتبر كارثة أمنية وعسكرية وسياسية للأمة العربية والإسلامية، يجب أن تنتهي. لذلك إحنا لا نخجل من نقول ذلك بكل قوة، إنه إسرائيل لازم نأدبها وحنأدبها مرة ثانية وثالثة، ومش هذا حتكون طوفان الأقصى أول مرة، لا حتكون ثانية وثالثة ورابعة، لأنه إحنا لدينا إصرار ولدينا قرار ولدينا إمكانيات أن نقاتل نعم. ونحارب، لكن كما قلت لك بدنا ندفع ثمن. نعم إحنا مستعدين، معلش بدي أقول لك بشكل واضح، إحنا اسمنا شعب الشهداء ونفخر أن نقدم شهداء. إحنا لا نريد أن نمس لا بالمدنيين ولا أن ये इन आतंकवादियों की सोच है। ये इजरायल देश को दुनिया के नक्शे से मिटाना चाहते हैं। ये इजरायल में रहने वाले 72 लाख यहूदियों का कत्ल करने की मंशा रखते हैं। यानी उस कत्लेआम से भी बड़ी वारदात तो हिटलर के वक्त हुई थी।
ये सोच सिर्फ इजराइल के लिए ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया के लिए खतरा है। इस सोच को हमास के उन हमदर्दों को देखना चाहिए जो आज हमास के आतंकियों के साथ हैं। ये समझना चाहिए कि जो आज इजराइल को खत्म करने की बात कर रहे हैं, कल वो यूरोप, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और हिंदुस्तान जैसे देशों को खत्म करने की बातें करेंगे। और सिर्फ बातें ही नहीं होंगी, इन देशों में भी 7 अक्टूबर को इजराइल में किए गए हमले जैसे घिनौने कृत्य करने की कोशिश करेंगे। हमास का फिलिस्तीन के लोगों से कोई वास्ता नहीं। यदि ये आतंकी फिलिस्तीन के बाशिंदों का या गाजा के लोगों का भला चाहते तो 50,000 करोड़ रुपए गाजा में सुरंगें बनाने पर खर्च न करते, बल्कि उस पैसे को गाजा के विकास में खर्च करते। लेकिन इन आतंकवादियों को विकास से ज्यादा विनाश से प्यार है। हमास के आतंकवादियों की क्रूरता खुद हमास के टॉप लीडर के बेटे से सुन लीजिए। I was born at the heart of Hamas leadership, and I know them very well. They don't care for the Palestinian people. They don't regard the human life. And I saw their brutality firsthand back in 1996 when I spent about a year and a half in Megiddo prison. They killed so many Palestinian people at that time. Today, 25 years later, they are the rulers of Gaza, and we see what they are capable of doing. Okay, first of all, we need to evacuate civilians as much as we can. This is an ugly war, and Israel did not start it. Hamas did. First of all, we need to encourage civilians to go into Egypt, possibly women and children, maybe men over 50 years old. These need to get out of the picture. Then the strip need to be cut 2 pieces, north and south, 2 parts. The northern part, this is where most of the tunnels are. We need to have a solid siege, okay, for long enough to deplete the enemy and to starve them. हमास के आतंकियों की सच्चाई ये है, हमास के आतंकवादियों से, हमास की सोच से ही परेशान होकर ये शख्स अब अमेरिका में रह रहा है। अमेरिका में रहकर अपने परिवार को पाल रहा है। हमास जो गुनाह कर रहा है वो बारी बारी से दुनिया के सामने आ रहा है। गाजा में मरीजों के इलाज के लिए अस्पताल पहुंचने वाले डीजल को हमास के आतंकवादी चुरा रहे हैं। अस्पतालों में जबरन डीजल भरकर ले जाया जा रहा है ताकि गाड़ियों पर घूम घूम कर इजरायली सेना का मुकाबला किया जा सके। हमास के टॉप लीडर और छोटे आतंकी के बीच अस्पताल से डीजल चुराने को लेकर हुआ ये ऑडियो भी सुन लीजिए। دكتور عاطف فتح سبيكر رحنا عشان نعدي السولار اللي انت اللي حكيتوا عنها. تقول لي فيش سولار يا ابو حسن، انا بحكي السولار بقول لك انه انتم بتجيبوا 1000 لتر زيت. طب احنا هذا في الاندونيسي في الاندونيسي؟ هي في الاندونيسي واقف معي الدكتور عاطف وبسمع فتح سبيكر. طب وهو قال لك فيش سولار؟ هي تكلموا كل تكلموا. طب انا قالوا لي عبي من الاندونيسي. نعم. انا كلمنا ابو احمد الزريعي امبارح وقال عبي من الاندونيسي. مين ابو احمد الزريعي؟ وكيل وزاره الاقتصاد. طيب عارف انه امبارح في الليل كان عبي، كان الوكيل قال لي وكيل الوزاره قال لي امبارح في الليل تعبي له اذا بده يتحرك في الليل، في النهار في لهم جايهم 1000 لتر. وين؟ بيعبوا وين؟ ايه؟ وين؟ مش عارف يا سيدي مش عارف. طب يا عم اعتبرنا اخذنا في الليل، ليش بدها تفرق؟ لا بتفرق. الوكيل قال لي شيء، الوكيل قال لي في الليل بدي بتعبي له اياه 1000 لتر. قلت له انا عندهم 600 لتر الفل تبعه، قال لي خلاص بدي عبيهم 600 لتر تعبي لهم. سيدي واحنا بدنا نعمل تواصل، عبال ما نعمل تواصل عارفين بدين نشتغل. احنا كليتنا حكومه لمصلحه البلد بنشتغل. نشوف كيف حال. अब आप खुद अंदाजा लगाइए, जो एक कौम को ही खत्म करने की बातें करते हैं, जो फिलिस्तीनियों पर ही जुल्म की इंतहा करते हो, जो मरीजों के इलाज में इस्तेमाल होने वाली चीजों को चुराते हो, जो अस्पताल के जनरेटर का डीजल चुरा लेते हो, उन आतंकवादियों के साथ खड़ा होने का अंजाम भी खराब ही होगा। इस जंग को 2 चश्मों से नहीं बल्कि एक ही चश्मे से देखने की जरूरत है। ये जंग भारत एक ही चश्मे से देख रहा है। आतंकवाद चाहे जहां भी हो, दुनिया के किसी भी कोने में हो, लेकिन वो मानवता के खिलाफ है। इसीलिए भारत इजराइल के साथ है और फिलिस्तीन में मारे जा रहे आम लोगों का दर्द भी भारत को दिख रहा है। Happened on October 7th, this big act of terrorism, the subsequent happenings after that.
This has taken the entire region into a very different direction. Within this, we have to find a balance between different issues, because there's no question. I mean, if there is an issue of terrorism and we all find terrorism unacceptable, we have to stand up on terrorism. But there is also an issue of Palestine. There has to be a solution to what is, the problems which face the Palestinian people. And our view is that it has to be a two-state solution. If you have to find a solution, you have to find a solution through dialogue and negotiation. You cannot find a solution through conflict and terrorism. हमास के आतंकवादियों का जो प्लान है वो बेहद खतरनाक है। जिन्होंने 7 अक्टूबर को 1400 लोगों का कत्ल किया, वो अगली बार 14,000 को मारेंगे और तीसरा मौका मिलेगा तो 14 लाख की गर्दनें तलवारों से रेत देंगे। इसीलिए दुनिया सीजफायर की बात कर रही है, लेकिन इजराइल दोगुनी ताकत से हमास के खात्मे की कोशिश में जुटा हुआ है। हमास आइसिस है, आइसिस तालिबान है, और इन तीनों को अगर मिला दे और इन जैसे संगठनों को मिला दे तो इंसानियत के सबसे बड़े दुश्मन है ये आतंकी संगठन। और कई बार तो इस बात का सुकून होता है कि यहाँ हिंदुस्तान में हम इन तमाम आतंकियों से महफूज हैं, लेकिन उन लोगों से नहीं जो आतंकियों का समर्थन करते हैं। बहरहाल आगे बढ़ते हैं। आज जैसा मैंने आपको बताया, मैं रायपुर में मौजूद हूँ और मरीन ड्राइव्स के ठीक सामने खड़ी हुई हूँ। ये यहाँ का मरीन ड्राइव्स है। यहाँ पर मौसम बड़ा अच्छा है, बादल यहाँ पर, धुंध यहाँ पर, आसमान में अगर चांद ढूंढने को निकलूं तो रुकावट के तौर पर नहीं आने वाले हैं। लेकिन यही बात दिल्ली पर लागू होती है क्या? आज जब मैं घर से निकलकर रायपुर का रुख कर रही थी तो पापा ने कहा कि तुम किस्मत वाली हो कि दिल्ली से दूर जा रही हो, क्योंकि दिल्ली में दम घुट रहा है, वो गैस चेंबर में तब्दील हो चुकी है। और सिर्फ दिल्ली नहीं, अब तो ये प्रदूषण अपनी बाहें फैला रहा है। अब ये मुंबई, बेंगलुरु, आप जो नाम लीजिए शहर का, वहाँ अपने हाथ पैर को पसार रहा है। आपको ये पता है कि ये प्रदूषण सिर्फ और सिर्फ कुछ टाइम के लिए नहीं है। ये एक बार आपके जिस्म में गया तो अब तो रिपोर्ट्स बताती है कि टाइप 2 डायबिटीज को भी आपकी जिंदगी का हिस्सा बना सकता है। बच्चों को एज़मा हो रहा है, लोग जो बुजुर्ग हैं वो परेशान हो रहे हैं, हार्ट अटैक्स का खतरा बढ़ गया है। लेकिन सरकारें क्या कर रही हैं? छोड़ दिया है हमको एयर प्यूरिफायर के भरोसे। किसी तरह का कोई प्लान आज की तारीख में भारत की सरकार के पास, अलग अलग राज्यों की सरकार के पास मौजूद है कि दम घुटते इस वातावरण से भारतीयों को बचाया जा सके? सिस्टम लाचार, जनता पर पॉल्यूशन की मार। सर चक्कर सा आ रहा है, ऐसा लगता है। सांस लेने में भी दिक्कत आती है। अभी 10 मिनट नहीं हुआ, जैसे लग रहा है जैसे दम घुट रहा है। सांस लेना हुआ मुश्किल, धड़क रहे कितने दिल। आंखों में जलन बहुत होती है, सीने में दर्द होता है सांस लेने में। हवा में भरा जहर, दिल्ली गई ठहर। दिल्ली का दम घुट रहा है, सड़कों पर पॉल्यूशन ने चादर बिछाई हुई है, सिस्टम लाचार हो चुका है। काश पॉल्यूशन की भी कोई पॉलिटिकल पार्टी हो तो सारा ठीकरा उस पर फोड़ देते, क्योंकि चुनाव तो 5 साल में आते हैं, लेकिन पॉल्यूशन हर साल आ रहा है। पॉल्यूशन जा, तू भी 5 साल बाद आना। क्यों सता रहा है बच्चों को, क्यों तड़पा रहा है बुजुर्गों को? हमारे नेताओं की लापरवाही की सजा हमें ना दे। हमने तो पटाखे जलाने भी बंद कर दिए हैं। खुशियों वाली दिवाली हर साल बढ़ते पॉल्यूशन वाली बनती जा रही है। बीमारियों ने खुशियां ले ली हैं, अब और नहीं बर्दाश्त होता। सड़कें गैस चैम्बर बन चुकी है,
हर सांस दम घोटू है। दिल्ली दिल वालों की नहीं, अब दर्द वालों की बनती जा रही है, जिनकी बेबसी है कि सांस लेने के लिए हवा सह रही है। पोल्यूशन बहुत ज्यादा है। हमारे बुजुर्गों के लिए तो इतनी परेशानी है जिसका कोई ठिकाना नहीं है। नाक पे लगा रखा है, देख रखा है आपने। और कल मेरी आंखों से पानी जा रहा था, दर्द हो रहा था आंखों के अंदर। ये तो मंत्री महोदय को चाहिए कि कुछ करें इसके लिए। ये सिर्फ एक या दो परिवारों की या सिर्फ इनकी कहानी नहीं है। कितने ही परिवार हैं जो पॉल्यूशन की मार से त्रस्त है। बेबस और लापरवाह हमारा सिस्टम इतना थक चुका है कि उसे पूरे साल भूल जाता है कि देश में पॉल्यूशन नाम की भी कोई चिड़िया है। जैसे ही अक्टूबर के महीने में जहरीली हवाएं चलती हैं, अस्थमा के मरीजों के लिए जीना दूभर हो जाता है। तो याद आता है कि पॉल्यूशन पर कुछ करने की जरूरत है। छोटे छोटे बच्चे इस जहरीली हवाओं से परेशान हैं। उनका बचपन गैस चैम्बर में गुम होता जा रहा है। पोल्यूशन बहुत ज्यादा पुअर कंडीशन है। इसकी वजह से लोगों को सांस लेने में भी बहुत तकलीफ आ रही है। आंखों में जलन है। सारा दिन मतलब 3-4 बजे तक तो पता ही नहीं चलता कुछ सूरज है या नहीं है। उसके बाद थोड़ा बहुत सूरज दिखता है, बट पॉल्यूशन बहुत ज्यादा पुअर कंडीशन है। लोगों को सांस लेने में बहुत तकलीफ हो रही है। आंखों में काफी ज्यादा जलन वगैरह होती है। कोशिश करते हैं मास्क वगैरह लगा के यूज करें, बट स्टिल प्रॉब्लम होती है। हम देश के आने वाले भविष्य को आखिर दे क्या रहे हैं? क्यों हर साल देश पॉल्यूशन से बेहाल रहता है? आखिर पॉल्यूशन का सॉल्यूशन कब मिलेगा? दिल्ली में 3 साल बाद अक्टूबर में हवा की क्वालिटी सबसे खराब दर्ज की गई है। सफर इंडिया की रिपोर्ट के मुताबिक अक्टूबर के आखिरी दिन राजधानी का एयर क्वालिटी इंडेक्स 327 दर्ज किया गया। सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड के डेटा के मुताबिक अक्टूबर 2020 में दिल्ली का औसत AQI 257 दर्ज किया गया था। इसके अलावा अक्टूबर 2021 में AQI 173 और अक्टूबर 2022 में 210 AQI दर्ज किया गया था। वैज्ञानिकों ने बढ़ते पॉल्यूशन को लेकर चिंता जताई है। उनके मुताबिक कम बारिश होना पॉल्यूशन बढ़ने की बड़ी वजह है। इस साल अक्टूबर में सिर्फ एक दिन 5.4 मिलीमीटर बारिश हुई है, जबकि अक्टूबर 2022 में 6 दिन 129 मिलीमीटर और अक्टूबर 2021 में 7 दिन 123 मिलीमीटर बारिश हुई थी। बारिश नहीं हो रही है, चलो माना वो कुदरत के हाथ में है, लेकिन जो सिस्टम के हाथ में है वो काम भी तो नहीं हो पा रहा। हर बार की तरह इस बार भी पराली की आग ने दिल्ली को धुआं कर दिया है। दिल्ली के आसपास के राज्यों में पराली जलाने से प्रदूषण बढ़ने का एक बड़ा कारण माना जा रहा है। हरियाणा, पंजाब समेत देश के उत्तरी हिस्सों में पराली जलाना अभी भी जारी है। इसके अलावा दिल्ली, नोएडा, गुरुग्राम और आसपास के इलाकों में हवा में धुंध बढ़ रही है। इस साल अब तक 2500 से ज्यादा पराली जलाने के मामले सामने आ चुके हैं। अब दिल्ली के पॉल्यूशन की वो तस्वीरें आपको दिखाते हैं जिन्हें देखकर आपको अंदाजा होगा कि आज जो दिल्ली में हो रहा है उसका धुआं आज से कितने दिन पहले उठना शुरू हो गया था, लेकिन लापरवाह सिस्टम सोया रहा। सबसे पहले आपको आज रात 8:30 बजे की तस्वीर दिखाते हैं। कुछ मिनट पहले ही ये जो आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं, ये पंजाब में जलती पराली की तस्वीर है। पंजाब से पराली का धुआं दिल्ली कितनी बड़ी मात्रा में पहुंच रहा है, अभी आगे देखिए। ये ठीक एक हफ्ते पहले 27 अक्टूबर की तस्वीर है। इसमें आप पराली के जलने की रफ्तार देखिए। अब 20 अक्टूबर की तस्वीर देखिए। अब आप 13 अक्टूबर की तस्वीर देखिए। 6 अक्टूबर और ठीक आज से एक महीने पहले 3 अक्टूबर की तस्वीर। किस तरह पराली जल रही थी और दिल्ली पॉल्यूटेड हो रही थी। इस 7 तस्वीरों में दिल्ली में जहरीली हवा का धुआं छिपा है। कैसे पहले कम पराली जल रही थी तो पॉल्यूशन कम था। जैसे जैसे पराली ज्यादा जलने लगी, दिल्ली गैस चैम्बर बनने लगी और आज दिल्ली में सांस लेना दूभर हो रहा है। कोई सॉल्यूशन नहीं है उनके पास। उनके पास इतनी जानकारी नहीं है कि कैसे इसको कम किया जाए। उनके पास ऐसे इक्विपमेंट नहीं है, ऐसे साधन नहीं है जिससे इसको वो अवॉइड कर पाए। तो आई थिंक
बहुत ज़्यादा उनको एजुकेशन की और सपोर्ट की ज़रूरत है। पॉलिसी भी ज़रूरी होती है, बट पॉलिसी के एडहेरेंस के लिए एजुकेशन और मास मूवमेंट बहुत ज़रूरी है। दिल्ली की हवा इतनी जहरीली हो चुकी है कि बस जिंदा हैं और बीमार होने की पहली सीढ़ी पर पहुंच चुके हैं। और जो बीमार हैं वो तो सांसों को किसी तरह संभाल रही है। पता नहीं कब तक संभालेंगे। बारिश न आई तो दिल्ली के दर्द पर मरहम कैसे लगेगा कोई नहीं जानता। इंडिया गेट, अक्षरधाम, रोहिणी, आनंद विहार समेत 13 इलाकों में एयर क्वालिटी इंडेक्स AQI 400 के ऊपर दर्ज किया गया है। AQI 300 से ऊपर की रेंज बेहद खतरनाक कैटेगरी में मानी जाती है। सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड यानी CPCB के मुताबिक 2 नवंबर को लोधी रोड में AQI 438, जहांगीरपुरी में 491, RK पुरम में 486 और IGI एयरपोर्ट पर 473 रिकॉर्ड किया गया है। भारतीय वैज्ञानिकों का कहना है कि आने वाले दिनों में दिल्ली की हवा और खराब हो सकती है। हवा की क्वालिटी खराब होने पर कमीशन फॉर एयर क्वालिटी मैनेजमेंट ने दिल्ली NCR में ग्रेटेड रिस्पॉन्स एक्शन प्लान यानी कि ग्रैब के 3rd स्टेज को लागू कर दिया है। ग्रैब का स्टेज 3 तब लागू किया जाता है जब AQI 401 से 450 की सीमा में गंभीर हो जाता है। इसके चलते गैर जरूरी निर्माण, तोड़फोड़ और रेस्टोरेंट में कोयले के इस्तेमाल पर रोक लगा दी गई है। BS3 पेट्रोल और BS4 डीजल 4 पहिया वाहनों के इस्तेमाल पर सरकार ने 20,000 रुपए चालान काटने का निर्देश दिया है। लोगों को मास्क पहनकर बाहर निकलने की सलाह दी जा रही है। तो वहीं दिल्ली के पर्यावरण मंत्री गोपाल राय ने कहा है कि दिल्ली सरकार प्रदूषण को पूरी तरह खत्म नहीं कर सकती है। प्रदूषण का मामला सिर्फ दिल्ली का नहीं है। दिल्ली की तुलना में बाहर के स्रोतों से 2 गुना प्रदूषण हो रहा है। दिवाली के समय हर साल ऐसा ही नजारा देखने को मिलता है। हर साल दिल्ली सरकार इस पर लगाम लगाने की बात कहती थी, लेकिन इस बार तो हाथ ही खड़े कर दिए। पॉल्यूशन की वजह से दिल्ली वासियों का दम घुट रहा है। दिल्ली के चारों तरफ, एक तरफ उत्तर प्रदेश में भाजपा की सरकार है, दूसरी तरफ हरियाणा में भाजपा की सरकार है, केंद्र में भाजपा की सरकार है। तो हमने निवेदन किया है कि सभी लोगों से बात करके, सबके सहयोग से मिल करके इस पर काम किया जाए। तो आज इन बिंदुओं पर हमने चर्चा की है। केंद्र सरकार के कहने पर कानून आया और कानून के बाद से केंद्र सरकार के इशारे पर ये सभी अधिकारी निष्क्रिय हो रहे हैं। आज ऐसी मजबूरी हो चुकी है दिल्ली वासियों की कि वो एक गैस चेंबर में रह रहे हैं और इस गैस चेंबर को बनाने में अरविंद केजरीवाल जी की सरकार पूर्ण तरीके से जिम्मेदार है। हर जगह पर आप देखें AQI 500, 600, कई जगहों पर 700 के पार हो चुका है। यहाँ पर तो ऐसे मास्क लगाए बगैर अगर आप पार्क में निकलेंगे तो ये आपके लिए हानिकारक होगा। दिल्ली की जनता, खास करके बुजुर्ग जनता, महिलाएं और छोटे बच्चे जिनको सांस लेने में दिक्कत हो रही है, उसके लिए अरविंद केजरीवाल ही जिम्मेदार है। दिल्ली के साथ NCR की हालत भी खतरनाक है। NCR में भी पॉल्यूशन लेवल काफी ज्यादा है। गाजियाबाद, नोएडा और ग्रेटर नोएडा में वायु प्रदूषण खतरनाक स्तर पर पहुंच चुका है। पूरा का पूरा शहर गैस चैम्बर में तब्दील हो चुका है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने खतरनाक एयर क्वालिटी इंडेक्स के लिए पराली जलाने को वजह बताया है। लगातार बढ़ते प्रदूषण को लेकर दिल्ली हाईकोर्ट ने केजरीवाल सरकार को फटकार लगाई है। दिल्ली हाईकोर्ट ने साफ साफ कहा है कि खराब वायु प्रदूषण के पीछे और कोई नहीं, दिल्ली सरकार जिम्मेदार है। हर साल की तरह इस साल भी कोर्ट की फटकार दिल्ली सरकार के लिए कोई नई चीज नहीं है। इस बार तो दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री ने पहले ही हाथ खड़े कर दिए कि हमसे ना हो पाएगा। तो फिर सवाल ये कि करेगा कौन? दिल्ली का प्रदूषण इतने खतरनाक स्तर पर पहुंच चुका है कि अस्पतालों में मरीजों की लाइनें लगनी शुरू हो गई है और ये पॉल्यूशन और अधिक बढ़ने की संभावना जताई जा रही है। इस कारण अस्थमा और COPD के मरीजों के अलावा सामान्य लोगों में जुकाम, कफ, चिड़चिड़ापन, अनिद्रा, सांस लेने में परेशानी, गले में खराश, बदन दर्द, सिर दर्द, आंखों की परेशानी वाले मरीजों की संख्या बढ़ रही है।
इस समय दिल्ली और एनसीआर जो है गैस चैम्बर बन चुका है वायु प्रदूषण की वजह से। बहुत सारी नॉन कम्युनिकेबल डिजीज जैसे डायबिटीज है, हाइपरटेंशन है, अस्थमा है, सीओपीडी है, इस तरह की बीमारियां लॉन्ग टर्म में बढ़ सकती हैं अगर आप लगातार इस तरह के प्रदूषण में रहते हैं। और एक सबसे बड़ा जो खुलासा है कि अगर आप लगातार इस तरह के वायु प्रदूषण में रहते हैं तो आपको लंग कैंसर और दूसरे कैंसर बढ़ने की संभावना बहुत बढ़ जाती है। इवन ऐसी स्टडी में देखा गया, जो लैंसेट की स्टडी हुई है, उसमें देखा गया है कि जो 27% लंग कैंसर से मृत्यु होती है उसका एक बड़ा कारण जो है वो वायु प्रदूषण है। डॉक्टरों का कहना है कि दिल्ली के बड़े अस्पतालों में एम्स में 50%, सफदरजंग में 55 से 60%, आरएमएल और एलएनजेपी में 50 से 55%, जीटीबी अंबेडकर समेत संजय गांधी अस्पताल में 60% से अधिक मरीज प्रदूषण से होने वाली बीमारियों के पहुंच रहे हैं। और जिनको तकलीफ है, जो ऑलरेडी जिनको सांस की तकलीफ है या हार्ट की तकलीफ है, वो तो नंबर तादाद बढ़ गए हैं, उनके सिम्टम्स बढ़ गए हैं। हमारी ओपीडी एकदम से 20 to 30% अप शूट कर गई है। देखिए, जब हम वर्क फ्रॉम होम सब कोई तो नहीं कर सकता है, वो हमारे को तो बाहर निकलना पड़ेगा, काम करना पड़ेगा। और जब इस पोल्यूटेड एयर में काम करते हैं, अपने आप को कवर करके रखें, फेस कवर करके रखें, मास्क लगा के रखें ताकि ये पोल्यूटेड एयर यानी प्रदूषित हवा का मंजर ना ले। प्रदूषण की वजह से लोगों में लंबी लंबी खांसी हो रही है। हेल्थ एक्सपर्ट का कहना है कि अस्थमा और फेफड़ों के मरीजों को 2 से 3 महीने के लिए दिल्ली के बाहर चले जाना चाहिए ताकि बीमारी कंट्रोल में रह सके। एक नई रिसर्च हुई है जिसमें पता चला है कि प्रदूषण से डायबिटीज का खतरा भी बढ़ रहा है। ये पंजाब में जल रही पराली है और ये दिल्ली में पराली से फैल रहा पॉल्यूशन। दिल्ली के अक्षरधाम से लेकर इंडिया गेट तक सब जगह सिर्फ धुआं ही धुआं है। विजिबिलिटी ना के बराबर है। प्रदूषण की वजह से दिल्ली में सभी प्राइमरी स्कूल 2 दिन के लिए बंद किए गए हैं। छोटे बच्चों को और बुजुर्गों को सबसे ज्यादा दिक्कत हो रही है। लेकिन दूसरी तरफ दिल्ली सरकार ने दिल्ली की जनता के स्वास्थ्य से खेलने की सौगंध खाई हुई है। जब दिल्ली को एक एक सांस की सख्त जरूरत है, तब दिल्ली के कनॉट प्लेस में बने स्मोक टावर पर टाटा कंपनी ने ताला लगा दिया है। इसमें कसूर टाटा का नहीं, दिल्ली सरकार की बेवकूफी का नतीजा है। दिल्ली सरकार द्वारा करोड़ों रुपए की पेमेंट नहीं करने की वजह से टाटा ने मजबूरी में ये कदम उठाया है। स्मोक टावर में काम करने वाले कर्मचारियों को भी नौकरी से निकाल दिया गया। दिल्ली में 2 स्मोक टावर बनाए गए थे, जिनमें एक आनंद विहार में केंद्र सरकार की तरफ से बनाया गया था, जबकि दिल्ली में पहला स्मोक टावर कनॉट प्लेस में दिल्ली सरकार ने तैयार किया था। ये दिल्ली का पहला स्मोक टावर है जिसका उद्घाटन 23 अगस्त साल 2023 को दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने किया था। यह स्मोक टावर बनाया गया था 20 करोड़ रुपए की लागत से। इसको बनाने के पीछे मकसद यह था कि दिल्ली में जिस तरीके से पॉल्यूशन बढ़ता जा रहा है, लोगों का जीना मुहाल हो रखा है, ऐसे में दिल्ली वालों को साफ सुथरी हवा देने के लिए, पॉल्यूशन कम करने के लिए इस स्मोक टावर को बनाया गया था। इसको संचालित करने का जिम्मेदारी दिया गया था टाटा को। अचानक से टाटा ने इस स्मोक टावर पर ताला जड़ दिया। आप देख सकते हैं कि स्मोक टावर बंद पड़ा है। हालांकि 6-7 महीने से ये स्मोक टावर बंद है, लेकिन टाटा वालों को इसकी पेमेंट नहीं मिली, जिसकी पेमेंट करोड़ों रुपए में है। लेकिन जब पेमेंट नहीं मिली तो टाटा वालों ने इस पे ताला जड़ दिया। हालात बिगड़ते देख दिल्ली सरकार ने अब मोर्चा संभाला है और एक्टिव मोड में काम करने का प्लान बनाया है। दिल्ली में वैक्यूम मशीनें 8 घंटे की बजाय अब 12 घंटे धूल साफ करेंगी और टैंकर भी पानी का छिड़काव करेंगे। पूरी दिल्ली में अब मोबाइल स्मॉग गन चलाए जाएंगे। पब्लिक ट्रांसपोर्ट में 2400 ट्रिप बसों की बढ़ाई गई। दिल्ली में शटल बस सर्विस को भी संचालित किया जाएगा। मेट्रो में 7 ट्रिप बढ़ाई गई हैं। लोगों से मेट्रो उपयोग करने की अपील की गई है। दिल्ली के अंदर और बाहर से आने वाली BS3 पेट्रोल और BS4 डीजल की 4 पहिया गाड़ियां प्रतिबंधित रहेंगी। 5वीं क्लास के स्कूल बंद कर दिए गए हैं। सोमवार को प्रदूषण की स्थिति के अनुसार निर्णय लिया जाएगा कि स्कूल खोलना है या नहीं। इन सब पर तो रोक लगाई गई है, लेकिन फिलहाल पॉल्यूशन पर रोक लगती नहीं दिख रही है।
क्योंकि ये सब इतने लेट हुआ है कि कुछ दिन तक दिल्ली वालों को इस दम घोटू दिल्ली में सांस लेने के लिए मजबूर होना पड़ेगा। दिल्ली के एलजी वीके सक्सेना ने तो और भी डराने वाली बात कही है। एलजी ने कहा है कि कथित तौर पर दिल्ली में AQI कुछ स्थानों पर 800 के पार हो चुका है। बढ़ते पॉल्यूशन की वजह से एलजी वीके सक्सेना ने खुद के कार्यों में भी बदलाव किया है। अपने अपने मैनिफेस्टो में अब सरकारों को वो दिन दूर नहीं है जब वातावरण के लिए कौन से कदम उठाए जा रहे हैं और कितने पुख्ता कदम उठाए जा रहे हैं डालना ही पड़ेगा। ये तो थोड़ी परेशान करने वाली खबर थी, लेकिन अब जरा आपके चेहरे पर मुस्कान लाने वाली खबर बताना जरूरी है। आप जानते हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ये वादा किया है कि 2047 तक दुनिया की तीसरी बड़ी अर्थव्यवस्था भारत बन जाएगा। लेकिन क्या ये एक दिन का काम है? नहीं, ये तो सफर है जो तय करना है अलग अलग पड़ावों के साथ। तो क्या वो अलग अलग पड़ाव इस वक्त हिंदुस्तान में दिख रहे हैं? आंकड़े कहते हैं हाँ, ऐसा दिख रहा है। 10 सालों में जो अर्थव्यवस्था 10वें नंबर पर थी वो 5वें पर पहुंच चुकी है। और अभी जो कारोबारी सीजन जिसे हम कहते हैं, इसमें चाहे फूड प्रोसेसिंग हो, चाहे कार की खरीदारी हो, चाहे GST कलेक्शन हो या फिर दानदारी हो, सब में भारत रिकॉर्ड तोड़ रहा है। भारतीयों के पास पैसा आ रहा है और इसीलिए बाजार में वो खर्च होता हुआ नजर आ रहा है। छोटी बड़ी गाड़ियों की खरीदारी से लेकर आम शॉपिंग में एक हिंदुस्तानी कितना खर्च कर रहा है और कैसे रिकॉर्ड कायम कर रहा है, आपको ये इंडिया की ग्रोथ स्टोरी में देखने को अब मिलेगा। नए भारत की तेज रफ्तार, इकोनॉमी की ग्रोथ शानदार, बढ़ गया कार का बाजार, आमदनी हो गई दोगुनी इस बार। त्योहारी सीजन पीक पर है, बाजार में खरीदार उमड़ रहे, अर्थव्यवस्था रफ्तार भर रही है। कारोबार से लेकर कार बाजार, GST कलेक्शन से लेकर डोनेशन और अनाज उगाने से लेकर एप्पल मोबाइल बनाने तक, नया भारत नए नए रिकॉर्ड कायम कर रहा है। 2014 से विकास दर में तेजी का सिलसिला दुनिया के सामने मिसाल बनकर उभरा। देश के मतदाताओं ने, विशेष करके मेरी माताओं बहनों ने वोट दे करके एक पूर्ण बहुमत वाली मजबूत और स्थिर बनाई सरकार बनाई और उसी का कारण है आपने जो सरकार को मजबूती दी, आपने जो सरकार को बहुमत दिया, उसी की ताकत है। दरअसल अर्थव्यवस्था में ये मजबूती परंपरागत क्षेत्रों के अलावा नए नए क्षेत्रों में कारोबार के मौके मिलने से भी आ रही है। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत मंडपम में वर्ल्ड फूड इंडिया 2023 के सेकंड एडिशन का उद्घाटन किया। इसमें 80 देशों के 1200 से ज्यादा प्रतिनिधि शामिल हो रहे हैं। पिछले 9 वर्षों में इस सेक्टर में 50,000 करोड़ का FDI आया है। पिछले 9 वर्षों में हमारे कृषि निर्यात में प्रोसेस्ड फूड का हिस्सा 13 से बढ़कर 23% हो गया है। 13 to 23। 9 सालों में प्रोसेस्ड फूड के एक्सपोर्ट में करीब करीब 150% की वृद्धि हुई है। आज हम $50,000 मिलियन से ज्यादा का एग्रो एक्सपोर्ट करके ग्लोबली 7वें नंबर पर आ गए हैं। अर्थव्यवस्था में जारी मजबूती का असर सरकार की कमाई पर भी देखने को मिला। फेस्टिव सीजन शुरू होते ही अक्टूबर के महीने में GST कलेक्शन ने ऐतिहासिक आंकड़ा छुआ। अक्टूबर में अब तक का दूसरा सबसे ज्यादा मंथली GST कलेक्शन हुआ है।
वित्त मंत्रालय के मुताबिक अक्टूबर में जीएसटी के जरिए सरकारी खजाने में 1,72,000 करोड़ रुपए जमा हुए। ये बीते साल इस महीने से 13% ज्यादा है। अक्टूबर के इस आंकड़े के साथ मौजूदा वित्तीय वर्ष में कलेक्शन का मासिक औसत 1,66,000 करोड़ रुपए तक पहुंच गया, जो कि पिछले साल के मुकाबले 11% ज्यादा है। बीते 7 महीने में 5 बार कुल कलेक्शन 1,60,000 करोड़ रुपए ऊपर पहुंचा। ये अप्रैल 2023 के बाद जीएसटी का दूसरा सबसे बड़ा कलेक्शन है। तब 1,87,000 करोड़ रुपए का जीएसटी कलेक्शन हुआ था। जीएसटी कलेक्शन का ये आंकड़ा बता रहा है कि हर सेक्टर में कारोबार बढ़ता जा रहा है। व्यापारियों के संगठन कन्फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स CAIT ने इस साल कारोबार के सभी रिकॉर्ड टूट जाने की उम्मीद जताई। CAIT के मुताबिक इस त्योहारी सीजन में देश में 3,50,000 करोड़ रुपए का कारोबार होने की उम्मीद है, जिसमें से अकेले दिल्ली में 35,000 करोड़ रुपए का कारोबार होने की उम्मीद की जा सकती है। इसमें 13% के साथ खाने पीने के सामान और किराना, 12% कपड़ा, 9% ज्वेलरी, 8% इलेक्ट्रॉनिक्स के अलावा लगभग 20% कारोबार ऑटोमोबाइल, हार्डवेयर, खिलौने वगैरह से आएंगे। देश के ऑटोमोबाइल सेक्टर में पिछले साल की तुलना में इस साल कितनी ग्रोथ देखी गई, ये 5 बड़ी कार कंपनियों की बिक्री में हुई बढ़ोतरी के आंकड़ों से समझिए। ये आंकड़े पिछले साल के इसी कारोबारी सीजन के हैं। मारुति ने बीते साल इसी महीने में 1,40,337 कारें बेची थी, जबकि इस साल अक्टूबर महीने में 1,68,047 कारें बेची, यानी कि बिक्री में 19.74% का इजाफा हुआ। हुंडई ने बीते साल अक्टूबर में 48,000 कार बेची थी, जो कि इस साल अक्टूबर में बढ़कर 55,128 हो गई। टाटा ने अक्टूबर 2022 में 45,217 कार बेची, जबकि इस साल अक्टूबर में 48,337 कार बिकी, मतलब बिक्री में 6.9% का इजाफा। यही आंकड़े महिंद्रा और किया कंपनी के हैं। अक्टूबर 2022 में महिंद्रा कंपनी की 32,298 कार बिकी, जो इस साल बढ़कर 43,708 हो गई, मतलब इस अक्टूबर को महिंद्रा की कारें 35.33% ज्यादा बिकी। इसी तरह किया कि अक्टूबर 2022 में 23,323 कारें बिकी थी, जो कि इस साल 24,351 कारें बिकी। किया की कारों की बिक्री 4.41% अधिक हुई। जिन कारों की बिक्री की हमने बात की है, सभी मिडिल क्लास की कंपनी मानी जाती हैं, लेकिन मिडिल क्लास की पसंदीदा कार्स के अलावा लग्जरी कार्स की डिमांड भी काफी तेज हुई है। इसे देखते हुए मर्सिडीज ने बाजार में 2 और मॉडल लॉन्च किए। नई SUV GLE, जिसकी कीमत 96,40,000 रुपए से 1,15,00,000 रुपए के बीच है, और AMG C43, जिसकी कीमत 98 लाख रुपए से शुरू होती है। दरअसल लग्जरी कार कंपनी मर्सिडीज बेंज ने इस साल अब तक पिछले साल से 11% ज्यादा कारें बेची। पिछले साल मर्सिडीज ने हिंदुस्तान में कुल 15,822 कारें बेची थी, जबकि इस साल सितंबर महीने तक ही 12,768 मर्सिडीज कार बिक गई। कंपनी का दावा है कि इस साल उसकी कार बिक्री की ग्रोथ 11% ज्यादा होगी। जिस तरह कार्स में मर्सिडीज लग्जरी ब्रांड है, उसी तरह मोबाइल की दुनिया में एप्पल का जलवा है। जाने माने एप्पल विश्लेषक मिंग ची कुओ ने खुलासा किया कि मोबाइल निर्माण के लिए एप्पल अब चीन के बजाय भारत को पसंदीदा देश मानता है। एप्पल पहली बार भारत में iPhone 17 स्मार्टफोन बनाने जा रहा है। इसे 2025 में लॉन्च किए जाने की संभावना है। माना जा रहा है कि भारत में iPhone 17 की मेकिंग 2024 में शुरू हो सकती है। दरअसल भारत में पिछले कुछ सालों में करदाताओं की संख्या में रिकॉर्ड तोड़ इजाफा हुआ। आयकर विभाग ने हाल ही में जो डेटा रिलीज किया, इसके मुताबिक भारत में 100 करोड़ रुपए या उससे ज्यादा की कमाई करने वाले करदाताओं की संख्या दोगुनी हो गई। 100 करोड़ हर साल, भारत का कमाल। वित्तीय वर्ष 2021-22 में 100 करोड़ रुपए या फिर उससे ज्यादा की कमाई करने वाले अरबपतियों की संख्या वित्तीय वर्ष 2021 की तुलना में 100% बढ़ चुकी है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक 2021-22 में 16 अरबपतियों की सालाना कमाई 2,569 करोड़ रुपए रही, जिसका औसत 160 करोड़ 57 लाख रुपए होता है। ये साफ बताता है कि लोगों की इनकम में इजाफा हुआ है। इसके साथ ही छोटी आमदनी वाले लोगों की संख्या में भी लगातार बढ़ोतरी हो रही है। बीते करीब 10 सालों की बात करें तो 5 लाख रुपए तक आय सीमा में साल 2013-14 के 2 करोड़ 62 लाख लोगों ने ITR दाखिल किया, जो कि 2021-22 में 3 करोड़ 47 लाख हो गए, यानी कि 32% की वृद्धि।
इसी दौरान 5 लाख से 10 लाख रुपए सालाना कमाई करने वालों की संख्या 295% तक बढ़ गई और 10 लाख से 25 लाख रुपए की कुल कमाई करने वालों की तादाद भी 2013-14 की तुलना में 291% बढ़ी। इसको और थोड़ा विस्तार में जाकर देखें तो 2013-14 में जिन आयकर दाताओं ने अपनी सालाना कमाई 4,50,000 रुपए दिखाई थी, उनकी कमाई 2021-22 में बढ़कर 7 लाख रुपए सालाना हो गई। कुल मिलाकर देखें तो टॉप के 1% व्यक्तिगत करदाताओं के लिए औसत आमदनी में इस दौरान 42% की बढ़ोतरी हुई, जबकि निचले 25% व्यक्तिगत करदाताओं की 58% बढ़ गई। इसके साथ ही ITR फाइल करने वाले भी पिछले कुछ साल में तेजी से बढ़े। जैसे वित्तीय वर्ष 2019-20 में 6,47,88,494 लोगों ने इनकम टैक्स फाइल किया, जिनकी संख्या 2020-21 से बढ़कर 6,72,06,388 हो गई। इसी तरह 2021-22 में तादाद 6,94,37,383 थी, जो कि बीते वित्तीय वर्ष में 7,40,09,046 हो गई। अगर बीते 10 सालों की बात करें तो इनकम टैक्स देने वालों की संख्या में करीब 90% का इजाफा हो चुका है, जिसमें से 53 लाख नए लोगों ने रिटर्न फाइल किया। वित्तीय वर्ष 2022 में 6,75,00,000 लोगों ने ITR भरा है, जिनकी कलेक्टिव ग्रॉस इनकम 69,60,000 करोड़ रुपए है। भारत के ग्रोथ स्टोरी अर्थव्यवस्था के क्षेत्र में किए गए सुधारों और कारोबार करना आसान करने की कोशिशों का नतीजा है। दुनिया की तमाम बड़ी रेटिंग एजेंसीज भारत के इस ग्रोथ स्टोरी की गवाही दे रही हैं। इन आंकड़ों से साफ है कि ये सदी भारत की होने वाली है। और अब रायपुर से द रूबिका लियाकत शो में मुझे इजाजत दीजिए। अपना ख्याल रखिएगा और देखते रहिएगा भारत 24।